हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। तो देखो, आज हम लेके आए हैं 13 नवंबर के लिए अगला पेपर। किसके लिए? 13 नवंबर के लिए अगला पेपर। हमारा टारगेट भाई 13 नवंबर ले रखा है हमने। ठीक है, 13 नवंबर का मतलब है कि उससे पहले जो एग्ज़ाम होंगे सारे के सारे वो कवर हो जाएंगे। 13 नवंबर तक के लिए हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत धुआंधार, बहुत धांसू, बहुत ही गजब की तैयारी करवाएंगे हम आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, भाषा की शैली से संबंधित विशेषताओं का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधित भूमिका का अवलोकन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्यारे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी, कि भाषा की शैली से संबंधित विशेषताओं का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, शोध में साहित्यिक चोरी है पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस कार्य करना। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो भाई, शोध में साहित्य चोरी क्या है? किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना। किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी भारी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, सत्रांत मूल्यांकन। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना बस। विद्यार्थियों की आकांक्षा का, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, इस तरीके से क्लास चलाने का सबसे एक बड़ा फ़ायदा है, यदि हम वैसे लाइव आते हैं तो हम ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन करवा पाते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से पैरामीटर पर लगा के लाइव आते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? दार्शनिक शोध का, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध, नरजातीय शोध। बताओ प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? बताओ भाई, प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंश है? दार्शनिक शोध का। किसका? दार्शनिक शोध का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि यही मात्र चैनल है जो आपको लगातार पढ़ाएगा बहुत गजब तरीके से। ठीक है, अनुदेशात्मक सॉरी अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची। पहला है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तीसरा है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, चौथा है अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, पांचवा है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, छठा है वांछित उत्तर प्राप्त करना। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताओ भाई। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर देखा जाए तो पहली बात सही होगी, दूसरी बात सही होगी, तीसरी बात सही होगी, चौथी बात सही होगी। ये चारों की चारों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इससे आगे की जो पाँचवीं और छठी बात है वो गलत है।
अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची में कौन कौन आता है? विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना आता है, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान आता है, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना आता है और अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना आता है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? बताओ, यहाँ पर अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो वार्ता या एडुसेट? तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑडियो पॉडकास्ट। क्या होगा? ऑडियो पॉडकास्ट। भाई लोगों, आगे अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर कुछ लेवल दिए हुए हैं, मेमोरी लेवल है, समझ स्तर है, विश्लेषण स्तर है और क्रिएटिंग स्तर है। ठीक है, इस साइड कुछ लेवल दिए हुए हैं, जैसे मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, विश्लेषण लेवल है और क्रिएटिंग स्तर है। दूसरी साइड दिया हुआ है किसी एक अवधारणा का उदाहरण, नए विचार उत्पन्न करना, याद करने योग्य जानकारी, जानकारी को भागों में अलग करना। और यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में। बताओ सही आंसर क्या होगा? बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ठीक है, मेमोरी लेवल में क्या होता है? मेमोरी लेवल को में क्या होता है, इसमें सब कुछ याद करने पर जोर दिया जाता है। इसमें मेन फोकस होता है याद करने पर, कि हम किस तरीके से याद करें। मतलब जो भी कुछ होता है उसमें याद किया जाता है भाई। मेमोरी लेवल का मतलब होता है याद करना। उसके बाद होता है समझ स्तर। समझ स्तर में क्या होता है? किसी भी अवधारणाओं को समझा जाता है। अब आपको कोई भी टॉपिक समझाऊँ मैं, सपोज डैट आपको मैं कोई थ्योरी समझा रहा हूँ, कोई भी थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी समझा रहा हूँ मैं, कि पृथ्वी की ओर हर वस्तु क्यों खींची आती है। हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर क्यों आती है। ये है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो न्यूटन महोदय ने दिया था। अब यदि मैं इसको समझाऊं डिटेल से, तो मैं क्या करूंगा, आपको कभी चौक फेंक के दिखाऊंगा, कभी एप्पल फेंक के दिखाऊंगा, कई एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तब आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ पाओगे। विश्लेषण स्तर में क्या होता है? विश्लेषण स्तर में क्या होता है? देखो, 2 शब्द होता है, एक संश्लेषण होता है, एक विश्लेषण होता है। विश्लेषण में क्या होता है? उसको अलग अलग पार्टों में तोड़ा जाता है। ठीक है, उसे उपभागों में विभाजित किया जाता है। संश्लेषण में क्या होता है? विभिन्न उपभागों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी टॉपिक समझना है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया, फिर उसको हमने अगर आगे हर भाग को 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिर हर भाग को 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। उससे क्या करेंगे, हम बिल्कुल डीपली पहुंच जाएंगे और बहुत ही सही ढंग से समझ जाएंगे। तो ये क्या होता है? विश्लेषण होता है। संश्लेषण में क्या होता है? इसके जो उपभाग होते हैं, जो भाग होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये कोई टॉपिक, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, इसको 2 में कर दिया, इसको 2 में कर दिया। ये क्या किया हमने? यदि इस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे, ठीक है, एक से भागों की ओर चलेंगे तो विश्लेषण है, और यदि इन भागों से एक की ओर चलेंगे तो ये संश्लेषण है। यदि इन भागों से हम एक की ओर चले तो ये संश्लेषण है, और यदि एक से भागों की ओर चलें तो ये विश्लेषण है। क्रिएटिंग स्तर क्या होता है? देखो, क्रिएटिंग स्तर में क्या होता है? नए विचार उत्पन्न किए जाते हैं, क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किया जाता है, कोई भी विचार क्रिएट करना, कुछ भी काम क्रिएट किया जाता है, मतलब नए विचार उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, तर्क वाक्य। सभी पंक्तियां हरित हैं, सभी पत्तियां हरित हैं, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है? कोई भी पत्ती हरी नहीं है, कोई भी पत्ती हरी रहित नहीं है, कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है, कोई भी हरित पत्ती नहीं है।
बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर है भाई कि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी पत्तियाँ हरित हैं, सभी पत्तियाँ हरित हैं, निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है, कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है। तो मतलब यदि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं होती है तो उसका मतलब होता है कि सभी पत्तियाँ हरित युक्त है। तो हरित युक्त का मतलब क्या होता है, मतलब सभी की सभी पत्तियाँ हरी हैं। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वहीं से समझा दिया मैंने ये सारी बातें। यहाँ पर थोड़ा सा आगे वो लिखा हुआ था, दूसरी और तीसरी बातें सही। ठीक है, दूसरी बातें तो कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर दूसरा कलर अलाउ है नहीं, केवल हरा कलर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण के तत्व प्रक्रम भाग का विवरण। एक साइड है संप्रेषक, आग्राहक, संदेश और माध्यम, दूसरी साइड है मस्तिष्क, विद्युत चुंबकीय आवेग, केंद्रीय स्नायु तंत्र और संवेदी अंग। बताओ भाई यहाँ पर मिलान करके बताओ कि कौन सा किससे सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर दो। घना शानदार का क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, मैं मिलान करके बताता हूँ। देखो संप्रेषक का मतलब क्या होता है, संप्रेषक किससे संबंधित होता है, केंद्रीय स्नायु तंत्र से। आग्राहक मस्तिष्क से संबंधित होता है। संदेश संवेदी अंग से संबंधित होता है। माध्यम विद्युत चुंबकीय आवेग से संबंधित होता है। उबास से आने लग गए यार, आज मैं नाइट में थोड़ा थक गया था तो मैं ज़्यादा सो लिया। तो देखो मेरा तो ये रूल है, आपका पता नहीं कैसा रूल होगा। देखो मेरा नहीं, ये सभी का रूल है, आप जितना ज़्यादा सोओगे उतनी ज़्यादा नींद आएंगी, जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्णात्मक सांख्यिकी मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है। बताओ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्णात्मक सांख्यिकी मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है। मध्यमान, मध्यांक मान, बहुला बहुलांक मान, शतांश मान। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर दो। यहाँ पर सही आंसर होगा भाई साहब मध्यमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो जाता है। हो सकता है, सॉरी जाता नहीं है, सकता है। ये कुछ कुछ शब्द गलत लिखे गए थे मेरे से। कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, विस्तारित संप्रेषण, शब्दार्थ शोर, प्रतिभागी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दो भाई लोगों कि कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। तो प्रतिपुष्टि में विलंब किसके कारण हो सकता है, शब्दार्थ शोर। शोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शोर का मतलब है भाई साहब बाधा, अवरोध। ठीक है, तो शब्दार्थ शोर या जो शब्द से रिलेटेड शोर शोर। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि में विलंब कब होता है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। तो फीडबैक में विलंब का कौन सी स्थिति में हो सकता है, शब्दार्थ शोर में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। TEF UGH खालिस्तान WKL। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, एक सेकंड का आंसर नहीं टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में। यदि आप समझो एक सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहे हो तो आपकी फिर तैयारी बहुत कमज़ोर है। मैं बताता हूँ,
टी से यू, यू से वी, वी से डब्लू, वी पक्का, ई से ई एफ जी, एक छोड़ दिया, जी एच आई, एक छोड़ दिया, आई आएगा यहाँ पर, आई जे के, जे को छोड़कर किया आ गया, एफ जी एच, एक छोड़ दिया, एच आई जे, आई छोड़ दिया, जे के एल, के छोड़ दिया, ठीक है, जे के एल में के छोड़ दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक को छोड़कर एक को चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? पहला है भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। दूसरा है विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का अब उपयोजन, कौन सा विकल्प सही होगा? बताओ। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का सूचक है? बताओ सही आंसर क्या होगा। टोटल 4 ऑप्शन आपकी नज़र के सामने हैं। आंसर आना चाहिए, इतने टाइम में तो आ जाना चाहिए था आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। भाई लोगों, यहाँ पर पहली और दूसरी बातें सही हैं, जो तीसरी बात है यहाँ पर गलत है। ठीक है, पहली दूसरी बात ही सही है यहाँ पर, यहाँ से देख लो, पहली और दूसरी बात सही है, तीसरी बात वही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत एवं दक्षिणी एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, सॉर्क यूनिवर्सिटी, NUEPA, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ भाई। 17 में सही आंसर क्या होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे प्यारे साथियों। यहाँ पर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। 18वां क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन गजब का क्वेश्चन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? आपको स्पाईवेयर के बारे में बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वह उस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। ऑप्शन बी है वह वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटर का नियमन और देखरेख करने देता है। ऑप्शन सी है वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संभालता है। ऑप्शन डी है एक अन्य अहानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संलग्न करता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का। यहाँ पर आपको स्पाईवेयर के बारे में बताना है कि जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 में से आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? एक अन्य हानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियों बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संलग्न करता है। बताओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है? बताओ कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है? आईसीटी एक
परिवर्णी है, जिसका तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है। क्यों है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर क्या होगा। आज यार हथेली में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा। रेड रेड हो रही है पूरी पूरी हथेलियाँ। देखो यहाँ पर सही आंसर देखो प्यारे साथियों, आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है, ये बात गलत है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगली बात है समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ सही आंसर क्या होगा। प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, सतही ओजोन की निर्मित में कौन कौन भूमिका निभाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। पुस्तकों से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना और अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों, प्राचीन भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक क्या था। आवश्यक घटक था कि भाई लोगों शिक्षक के माध्यम से सीखना। भाई प्राचीन समय में पुस्तकें भी नहीं होती थी, आपको पता है पुस्तक भी नहीं होती थी, चिंतन से भी नहीं सीखा जाता था और अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से भी नहीं सीखा जाता था। प्राचीन समय में सीखने का केवल एकमात्र साधन था, वो था शिक्षक के माध्यम से सीखना। ठीक है, गुरु शिक्षा दिया करता था, आप सभी को पता है। और ध्यान रखना, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो केवल व्याख्यान विधि के द्वारा होती थी। किसके द्वारा। व्याख्यान विधि के द्वारा। उसमें जो शिक्षक होता था, जो गुरु होता था, वो कुछ बातें बता देता था और उन्हीं के आधार पर शिक्षा होती थी। वहाँ पर कोई क्लास वगैरह ऐसे नहीं चलती थी कि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं होता था वहाँ पर। निम्न में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है। ग्रासन आता है, हिमदाह आता है, आक्रामक प्रजातियां आती हैं या बीमारियां। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है। तो भाई लोगों, भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में कौन आ रहा है यहाँ पर। अरे भाई लोगों, हिमदाह आ रहा है। ठीक है, हिम का धंसना, हिमस्खलन, जैसे मलबा स्खलन होता है ना। जैसे सपोज डैट ये पहाड़ी है, यहाँ से कोई भाग का टूटकर ढाल के अकॉर्डिंग नीचे की ओर खिसकना, ये क्या होता है, स्खलन होता है, जिसको हम भूस्खलन बोलते हैं। इसी तरीके से हिमस्खलन होता है, हिम का टुकड़ा खिसक कर नीचे आ जाता है। कौन संभाव्यता गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बताओ कौन संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध के पीछे का जल, रेडियो संकेत, धावन पथ पर खड़ा पड़ा हुआ विमान, प्रेक्षण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, कुंडलिंग स्पैरिंग, महासागर से उत्पन्न उष्णता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर क्या होगा। अरे प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर क्या हो रहा है। दूसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है, पांचवा हो रहा है, छठा हो रहा है। मतलब रेडियो संकेतक है, प्रेक्षण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, कुंडलिंग स्पैरिंग है और महासागर से उत्पन्न उष्णता है। ये क्या है, संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, VLE का फुल फॉर्म बताओ भाई लोगों। VLE का वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लोकल इन्वायरमेंट। अरे प्यारे प्यारे साथियों, VLE का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्चुअल
लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या होता है? वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अरे भाई लोगों, इतना गजब का क्वेश्चन है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत काम आएगा ये चैनल आपका, बहुत ही काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा भाई। और आगे मैं बैच भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तीसरी, चौथी, दूसरी और पांचवी। पांचवी। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? पांचवी में भाई, पांचवी। क्वेश्चन नंबर 26। कथन फर्स्ट। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। देख लो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG से लगातार क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन मैंने पहले तैयार कर दिए थे। कथन सेकंड। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। बात गलत है ये। कथन सेकंड। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। भारत सरकार द्वारा ज्ञान का प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? GIAN, ज्ञान। कि भारत सरकार द्वारा ज्ञान को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? भारतीय अध्येताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, भारतीय अध्येताओं को भारत में शोध से हतोत्साहित करना, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताओ सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? घना गजब का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर सही आंसर है वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे आज के टोटल 27 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 27 क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर। फर्स्ट पेपर के मैं इसी तरीके के टोटल कितने, टोटल 1000 के आसपास क्वेश्चन तैयार कर रखा हूँ। और ध्यान रखो, अब तक जो पेपर हुए हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, इन 1000 क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा मैं और भी इंपॉर्टेंट PDF बना रखा हूँ, जैसे आगमनात्मक, निगमनात्मक की, रिसर्च मेथड की, करंट की, सैम्पलिंग की, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, और वो मात्र मेरी 5 PDFों से आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट्स करो। थैंक्स, बाय।